उड़ान भरते हैं तो उड़ान सिर्फ हौसलों से भरी जाती है। वैसे तो करने को जहां में बहुत कुछ है, लेकिन आपने बहुत कम ही लोग वैसे देखा होगा जो इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग छोड़कर कोई पायलट बने। हमारे साथ अभी हैं साक्षी कोचर जो 18 साल की हैं, जिससे बात करेंगे। साक्षी से ये जानेंगे कि आखिर उनके पास ये आइडिया ये पहले कैसे ये सोची कि उन्हें पायलट बनना है। पायलट बनना अगर आप भी चाहते हैं तो कौन कौन सी कठिनाई हो सकती है, कैसे आप भी पायलट बन सकते हैं, आप साक्षी से जानकर ही आपको ये बताएंगे कि पायलट बनना आसान है या नहीं। सोचा था कि मैं पायलट बनूंगी, बट उसके अलावा क्योंकि मेरी बहुत सारी हॉबीज़ रही है, मैं डांस करती हूँ, म्यूज़िक, स्विमिंग, स्केटिंग, मेरी बहुत सारी हॉबीज़ रही है। सबसे ज़्यादा जो मैं करती थी वो था डांस। डांस अभी भी मेरा पैशन है। अगर आपको इंडिया से करनी है तो आपको 5 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, और अगर आपको बाहर अब्रॉड से करनी है तो आपको जस्ट 3 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। दीदी अकेले जाती हूँ, मैं हमेशा कृष्ण जी को साथ लेकर जाती हूँ ताकि मुझे कभी ऐसा ना लगे कि मैं अकेली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आप अपना गोल डिसाइड करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है अपनी लाइफ में आगे। जब भी उड़ान भरते हैं तो उड़ान सिर्फ हौसलों से भरी जाती है। वैसे तो करने को जहां में बहुत कुछ है, लेकिन आपने बहुत कम ही लोग ऐसे देखा होगा जो इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग छोड़कर कोई पायलट बने। हमारे साथ अभी हैं साक्षी कोचर जो 18 साल की हैं और सबसे कम उम्र के, भारत में सबसे कम उम्र के कमर्शियल पायलट बने हैं। आज साक्षी से बात करेंगे, साक्षी से ये जानेंगे कि आखिर उनके पास ये आइडिया ये पहले कैसे ये सोची कि उन्हें पायलट बनना है। पायलट बनना अगर आप भी चाहते हैं तो कौन कौन सी कठिनाई हो सकती है, कैसे आप भी पायलट बन सकते हैं, आप साक्षी से जानकर ही आपको ये बताएंगे कि पायलट बनना आसान है या नहीं। साथ में ये भी जानेंगे कि जब पहली बार पायलट बनने के लिए चले थे साक्षी, तो क्या इन्हें डर लगा था? क्योंकि अक्सर पायलट का नाम सुनते ही, हवाई जहाज के नाम से ही हम डर जाते हैं कि हवा में होंगे और जो चलाते होंगे उन पर क्या गुजरती होगी। साक्षी, सबसे पहले आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। साक्षी के साथ इनके माता पिता भी हैं, लेकिन साक्षी से पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद इनके माता पिता से भी बातचीत होगी कि कैसे इन्हें कहाँ से मोटिवेशन मिला एक पायलट बनने का। तो साक्षी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपके दिमाग में सबसे पहले कब आया कि हमें पायलट ही बनना है? क्योंकि इस एज में तो सोचा जाता है कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या फिर कोई अलग प्रोफेशन चुने। पायलट का दिमाग कैसे आया सोच? जब मैं 10 साल की थी तब मैंने सोचा था कि मैं पायलट बनूंगी, बट उसके अलावा क्योंकि मेरी बहुत सारी हॉबीज़ रही है, मैं डांस करती हूँ, म्यूज़िक, स्विमिंग, स्केटिंग, मेरी बहुत सारी हॉबीज़ रही है। सबसे ज़्यादा जो मैं करती थी वो था डांस। डांस अभी भी मेरा पैशन है। तो एक टाइम मैंने सोचा कि क्या मुझे डांस को अपना करियर बनाना चाहिए, बट पता नहीं मेरे दिल ने बोला नहीं, क्योंकि डांस मैं मस्ती के लिए करती हूँ, अपना स्ट्रेस हटाने के लिए करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि डांस को नहीं मैं करियर बनाऊंगी, बट और मैं उससे भी कुछ ज़्यादा करना चाहती थी। मेरे बड़े सपने थे, मैं बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे फैमिली को मेरे ऊपर प्राउड फील हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई डिफरेंट फील्ड चूज़ करूं। एंड मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है बचपन से ही, तो मैंने सोचा कि पायलट फील्ड मेरे लिए बेस्ट रहेगी। ट्रैवल करते रहेंगे साथ। अच्छा, तो नहीं, डांस में तो आप स्टेट लेवल के भी हैं, चैंपियन। आपको स्टेट अवार्ड भी मिला है। राइट। तो फिर डांस स्ट्रेस फ्री के लिए और इधर प्रोफेशन चुना पायलट। तो ये 10th से सोचा है या फिर 12th में आपने प्लान किया? क्योंकि 12th में तो फिर पायलट बनने के लिए फिजिक्स साइंस चाहिए होता है। एक्चुअली 10th में मेरे को पता था कि आपको 11th एंड 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स चाहिए होती है। मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था फिजिक्स एंड मैथ्स सब्जेक्ट में। ऐसे मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट जब मुझे पता चला कि पायलट बनने के लिए मुझे यही सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, तो इसीलिए सिर्फ पायलट बनने के लिए ही मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज़ करी, ताकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से पास हो पाऊँ। अच्छा, तो आप एक छोटे से शहर हिमाचल प्रदेश के परवाणु, यही जगह है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो परवाणु से आते हैं। तो एक छोटे से शहर से निकल कर कैसे आपका मुंबई जाना हुआ, या ट्रेनिंग कहाँ से लिया, और कैसे जब टेस्ट देते हैं आप, पहली बार कैसे टेस्ट दिया आपने? कैसे पता चला कि मुझे ये फॉर्म भरें और टेस्ट दें? जब ऐसा होता है कि आप किसी फील्ड में हो, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप उसकी वीडियोस देखते हो। वही मैंने किया, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी एविएशन फील्ड से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, कि कैसे मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, कौन सी एज में मैं स्टार्ट कर सकती हूँ।
तो वहीं से मुझे पता चला कि मुझे फ़िज़िक्स और मैथ्स चाहिए होगी 12th में। तो जैसे ही मैंने 12th कंप्लीट करी, तो मैंने एक वीडियो देखी एंड वो थी 19 इयर्स ओल्ड मैत्री पटेल, जो तब यंगेस्ट पायलट ऑफ इंडिया बनी थी। तो वो वीडियो देख के मैं इंस्पायर्ड हुई, क्योंकि जो उनके मेंटर थे कैप्टन एडी मानिक सर, अब वो मेरे भी मेंटर है। अच्छा। एंड बहुत मोटिवेटिंग लगी मुझे वो वीडियो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसका रिकॉर्ड ब्रेक करके एक न्यू रिकॉर्ड बनाऊं अपने नाम पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यंगेस्ट पायलट ऑफ इंडिया बनूंगी, और मैं ये चाहती थी कि आगे फ्यूचर में कोई भी मेरा रिकॉर्ड ना तोड़ पाए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 18 इयर्स ओल्ड यंगेस्ट पायलट बनूंगी ऑन माय 18th बर्थडे। अच्छा, तो ये अभी बर्थडे भी है आपका? जिस दिन मेरे को लाइसेंस मिला था उस दिन मेरा 18th बर्थडे था। तो बर्थडे कब है? 30th में 38 में। 30th में को ही मैंने मेरा सीपीए लाइसेंस लिया था। अच्छा, और उसके बाद पूरे सोच के प्लान के साथ कि हमें कमर्शियल पायलट बनना है और उसमें भी रिकॉर्ड के साथ, इसलिए हमने उससे पहले प्लान किया। भारत की बेटी साक्षी कोचर, स्टूडेंट ऑफ द स्काईलाइन एविएशन क्लब मुंबई, जहां पर उन्होंने मेरे साथ यानी कि कैप्टन डॉक्टर एडी मारिक एज ए इंस्ट्रक्टर उनका रहा में, और मेरे साथ रहकर के उन्होंने 4 महीना पढ़ाई की। कोर्स का नाम प्री फ्लाइंग कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स, 4 महीने का कोर्स उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया। शुरू से ही बहुत धैर्यवान और वेरी फोकस स्टूडेंट रही, और इसकी वजह से उन्होंने 4 महीने में पूरा कंप्लीट कोर्स किया। इसके बाद हमने साक्षी को हमारी अमेरिका में एफिलिएटेड स्कूल स्काई क्रिएशन में भेजा गया। एयरमैन फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल के जरिए साक्षी ने वहाँ पर 200 घंटे की उड़ान सिर्फ 7 महीने में कंप्लीट की। वो सबसे बड़ी बात है। और इससे भी सबसे बड़ी बात ये है कि उनको 18th बर्थडे पे, दैट इज ऑन 30th मई 2023 को सुबह लाइसेंस इनायत किया गया, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, एंड शी ब्रोक record of India, being the youngest pilot of India. I really feel very happy and proud moment when I heard about the news. I, on the behalf of the Skyline Club Mumbai, congratulate Sakshi and family. वैसे तो भारत देश पूरी दुनिया में वुमन पायलट के बारे में सबसे आगे है, हमारा पहला रैंक है, और उसमें साक्षी कोचर ने एक वुमन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। और ये कारवा अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अपनी नवयुवाओं के लिए भारत देश एक एग्जाम्पल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आई रियली फील प्राउड ऑफ हर एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस स्काईलाइन एविएशन क्लब मुंबई। लेकिन जब एक नया कोई होता है, मान के चलिए कि कोई बच्चा है जो आपके जैसा ही सोच रहा है कि मैं साक्षी कोचर का रिकॉर्ड तोड़ूं, तो फिर वो कैसे करेगा, कैसे फॉर्म भरेगा? क्योंकि वो भी यूट्यूब देखेगा, और आप अभी हैं तो आप बता सकते हैं कि आप कैसे कैसे की। अगर यूट्यूब देखे तो वो समझेगा, फिर 10 जगह बातें होंगी कि कैसे हम ट्राई करेंगे, है ना? तो अगर कुछ आइडिया हो, अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा, लेकिन अगर पता हो कि हम कैसे फॉर्म भरेंगे, तो ये रिसर्च का भी विषय है कि जो सीखते हैं वो पहले पता करते हैं कि हमें कौन से स्टेप फॉलो करना है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर समझे तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, है ना? मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है इससे, तो आपको 11th-12th में आप फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट लो। उसके बाद मार्क्स का कोई मतलब होता है कि कितने % मार्क्स होने चाहिए कंपलसरी? यस, यू नीड मिनिमम 55%। 55%, 10th 12th दोनों में? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आप सबसे पहले इंडिया के डीजीसी एग्जाम्स क्लियर करो, जो कि अगर आपको इंडिया से करनी है तो आपको 5 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, और अगर आपको बाहर अब्रॉड से करनी है तो आपको जस्ट 3 सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। अच्छा। और एक इसमें डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है जो कि है आरटी, तो वो होता है रेडियो टेलीफोनी रिस्ट्रिक्टेड, तो वो एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है इसका, एंड आपको वो क्लियर करना पड़ता है। बट उसका मिनिमम एज 18 ईयर्स है, तो या तो आप वो अपनी ट्रेनिंग के बाद क्लियर करो, बट मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो वो आप पहले क्लियर कर लो। तो ये ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? ट्रेनिंग में जब मान के चलो हमने एग्ज़ाम दिया, पास हो गया एग्ज़ाम, तो फिर ट्रेनिंग में एक टाइम ड्यूरेशन होगा कि आपने एग्ज़ाम पास किया
तो 1 साल के अंदर ही आपको ये ट्रेनिंग भी लेवल भी पास करना है या 2 साल होगा, कोई टाइम ड्यूरेशन होगा? ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, क्योंकि मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग यूएस से करी है, तो वहाँ पर भी बहुत बच्चे थे जिनको 1-2 साल भी लगे, पर मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग 7 मंथ्स एंड 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट करी। अच्छा, अमूमन 18 महीने होते हैं ना ट्रेनिंग पीरियड, um, जो जिसमें पूरा Yes. करना होता है, और उससे पहले कुछ लोग ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, yes, और आपने सिर्फ 7 कितने महीने में 7 की? months 7 मंथ में and 15 days. पूरा कंप्लीट। Yes. तो आप पायलट उड़ा सकते हैं, हाँ, मतलब बिल्कुल। पायलट बनकर प्लेन उड़ा सकते हैं। बिल्कुल। अब अभी अगर होता तो मैं देखता ट्राई करके लेकिन है नहीं। खैर, उसके बाद एक आता है कि आपको सबसे पहले जो प्रेरणा की बात होती है कि यार मेरे को ना बनना है, बट इसके लिए मुझे ना प्रेरित करते हैं कि एक तो आपने बोला कि मैंने मैत्री पटेल से सोचा, उनका वीडियो देखा। उसके अलावा होता है कि ज़्यादा सपोर्ट कौन करते हैं आपको? मम्मी ने ज़्यादा प्रो किया, नहीं नहीं यही सीखो, या फिर पापा? ये ऐसे बंटवारे जैसी बात है, पापा ने ज़्यादा चाहा या मम्मी? ऐसे मैं नहीं बोल सकती, दोनों ने मेरे को इक्वल सपोर्ट किया। खैर पार्ट नहीं लेंगे, एक साइड नहीं लेंगे, है ना? नहीं, एक्चुअली मेरे मम्मा मुझे बचपन से हर एक चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इवन डांस के लिए। जो इतनी भी चीज़ें मैंने सीखी है उसका क्रेडिट मैं अपने मम्मा को दूंगी, क्योंकि बचपन में मेरे को नहीं पता कि क्या सीखना है, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, पर मम्मा ने मुझे सब कुछ बताया कि यहाँ ये करो वो करो। हर एक क्लास में मेरे को मेरी मम्मा ने डाला है। बट जब मैंने अपने दोनों पेरेंट्स को गोल के बारे में बताया कि दिस इज़ माई टारगेट और ये मैं अपने ये दिस इज़ माई ड्रीम और ये मैं करना चाहती हूँ आगे फ्यूचर में, तो दोनों ने मेरा इक्वली साथ दिया। इवन पापा मेरे साथ यूएस गए थे मुझे छोड़ने, क्योंकि मैं अच्छा। छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ मैं वहाँ सेट कराया हूँ। तो आप 16 आई थिंक 16 एज में अब चली गई, 16 साल में? नहीं, 17 ईयर्स में 7। अच्छा, तो 1 साल लगा वहाँ पे। 7 यहाँ मंथ्स 15 डेज। और यहाँ पे मुंबई में? मुंबई में 4 मंथ्स की ग्राउंड थ्योरी। मुंबई में जिस इंस्टीट्यूट से सीखे उसका क्या नाम है? स्काईलाइन एविएशन क्लब। स्काईलाइन। आपने 10th डीएवी से किया, हाँ जी। जो परवाणु में है, और 12th भी उसी से किया? 12th मैंने चंडीगढ़ से किया है। 12th चंडीगढ़ से किया, हाँ जी। और उसके बाद आपने फिर मुंबई चुना? हाँ जी, हिमाचल से सीधे मुंबई। उसके मेरे बाद पास दिल्ली ऑप्शन था, बट मैंने इसलिए मुंबई चूज़ करा क्योंकि वो वीडियो देखकर एंड कैप्टन एडी मानिक सर की मैं पहले भी बहुत वीडियोस देखती थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। अच्छा, कमर्शियल पायलट में, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस जब मिला तो उसके बाद अब आपके पास कुछ जॉब का ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? आफ्टर कमर्शियल पायलट आप 4 सीटर एयरक्राफ्ट भी चला सकते हो। हाँ। क्योंकि मेरे पास यूएस का लाइसेंस था, तो मैं वहाँ पर भी 4 सीटर एयरक्राफ्ट चला सकती हूँ विद पैसेंजर्स, जिसमें भी मेरे को सैलरी मिलेगी। एंड अब मैं एयरलाइन में भी जॉब कर सकती हूँ। अच्छा, तो और वहाँ जाके 4 सीटर, यहाँ इंडिया में? इंडिया में मैं एयरलाइन में जॉब कर सकती हूँ, उसके लिए बस मेरे को इंडियन लाइसेंस चाहिए। तो वो फिर अलग से लेना पड़ता है? वही आपको रिटन एग्जाम्स क्लियर करने हैं, आरटी क्लियर करना है, एंड आप अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकते हो इन इंडियन सीपीएल लाइसेंस। अच्छा, उसके बाद हम फिर इंडिया में भी काम कर सकते हैं। राइट। और अगर इसमें उड़ान भरने की कोई टाइमिंग होती है कि आपके पास कितने घंटे का एक्सपीरियंस हो कि आप हम ना चले तो चलते रहे, 6 घंटे 8 घंटे कंटिन्यू हम उड़ान भरते रहे? जैसे हम लोगों को होता है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, टाइमिंग के फिक्स नहीं है ना। हमारे साथ जो कैमरामैन उनको भी पता नहीं, आपके लिए मैंने सुबह से रोका, चलो रोक के रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास कोई लिमिट होगा कि हम 2 घंटे 4 घंटे या 8 घंटे कंटिन्यू, कितना टाइम का कुछ होगा लिमिट? क्या आप चलाने का एक्सपीरियंस लेके गई होंगी या फिर ऐसा होता होगा? ऐसे सच कोई लिमिट नहीं है, बट वैसे 8 आवर्स होता है कि आप एक दिन में 8 आवर्स फ्लाई कर सकते हो। अच्छा, तो अभी तो आप कम करेंगे या फिर 8 आवर कर लेंगे? नहीं, मैंने 8 आवर्स फ्लाई किया हुआ है किया यूएस हुआ में। है? एक ही दिन में। तभी वो बोला हाँ 8 आवर्स आपका प्रवास है, फिर हम एग्जाम पैटर्न। अच्छा, इसमें कोई रूल होता है, एयरवेज का भी रूल होता है, जो जहाँ तक मैं पढ़ रहा था कि जैसे ट्रैफिक होते हैं, तो हम जब धरती पे सड़क पे चलते हैं तो उसका ट्रैफिक अलग होता है राइट। कि हमें किधर लेफ्ट कटना है, राइट जाना है, ये सिग्नल है, ऐसे हमें ड्राइव करना है। तो एयरवेज का क्या रोल है? एयरवेज में मतलब कैसे होता होगा रूल? वो कैसे हम मापते हैं कि हम आसमान में हैं? मान के चलिए कि हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि अगर आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम में आपको पता चले धरती नहीं है, आप आसमान में हैं, फिर आप ट्रैफिक कैसे सोच रहे होंगे? आप कैसे करेंगे? रूल क्या होता होगा? हमारा जितना भी ट्रैफिक होता है एयरवेज का, वो सब हमें एटीसी बताती है, जो कि है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और वही हब हमें गाइड करती है। तभी हमारे पास एयरक्राफ्ट में रेडियोज़ होते हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए।
तभी मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पायलट के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके तो सारा चीज़ कम्युनिकेशन से ही चला सब जाता कुछ कम्युनिकेशन से, वो आपको बताएगी कि ट्रैफिक कहाँ है, वही आपको बताएगी हाउ यू कैन अवॉइड द ट्रैफिक। है। और इमरजेंसी का कुछ टेक्निक सिखाया जाता होगा, बिल्कुल। इमरजेंसी लैंडिंग, क्योंकि इन दिनों अभी आप यूथ हैं, आगे और भी अच्छे करेंगे, ऐसे शुभकामनाएं भी है, लेकिन इन दिनों देख रहे हैं कि हवाई जहाज़ में कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, वो पायलट को बाद में पता चलता है एट अ मोमेंट कि हाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। फिर उस वक्त कैसा होता होगा, क्या ये ट्रेनिंग दी जाती होगी कि हाँ आपको ना जब ये सिचुएशन आए तो इस तरह से हैंडल करना है, तो कैसे ट्रेनिंग होती है, वो कैसे दिया जाता है, वो जानना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये बात पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एयरलाइंस में भी ऑटो पायलट ही प्लेन उड़ाता है। पायलट्स मेरे को लगता है मेनली क्यों होते हैं, सिर्फ इमरजेंसीज के लिए। जब भी कोई भी इमरजेंसी हो तभी पायलट को अपना सही डिसीजन लेके सही समझ के कि क्या गलती हुई है वो समझ के इमरजेंसी को फेस करना होता है, और इसी चीज़ के लिए हर एक पायलट को रेडी किया जाता है। तो वहाँ पर भी हमें इमरजेंसीज़ के लिए रेडी किया गया था, एंड इवन मैंने भी बहुत सारी इमरजेंसीज फेस करी है अच्छा कर लिया आपने मतलब वो ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग पीरियड में, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ एक क्रॉस कंट्री पर जा रही थी। तो वहाँ पर क्योंकि हम क्लाउड्स में थे उस टाइम पर, तो वहाँ पर ऑल्टरनेट फेल हो गया, दैट इज़ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल, जिसमें रेडियो भी इलेक्ट्रिकल से चलता है, तो वो भी फेल हो गया था। तो बिकॉज इंस्ट्रक्टर वॉज विद मी, बट उसने बोला कि आप क्या करोगे, आप बताओ। तो तब मेरे पास चॉइसेस थी, 2 एयरपोर्ट्स थे, मैं किस पे लैंड करूँगी, मेरा डिसीजन था, मैं कैसे अब ATC से कांटेक्ट करने वाली हूँ। बट उस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि मेरे को प्रिपेयर किया हुआ था। तो उस टाइम पे क्योंकि ना हम ऐसा होता है कि हर एक एयरपोर्ट का एक एयर स्पेस होता है, आप उसमें एंटर नहीं कर सकते हो जब तक आप उससे बात नहीं कर लेते हो। बट हम बात तो नहीं कर सकते थे क्योंकि रेडियो फेल था। तो हम उस टार के पास गए, ऐसे लंबे से टार्स होते हैं, हम उस टार के पास गए, उन्होंने हमें लाइट सिग्नल्स दिया। एविएशन फील्ड में सबको पता होगा कि लाइट सिग्नल्स होते हैं, अगर कभी भी रेडियो फेल हो जाए तो हमें लाइट सिग्नल से ही समझ आता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे स्टेडी ग्रीन लाइट दी, जिसका मतलब था क्लियर टू लैंड। तो उन्होंने दोनों रनवेज के ट्रैफिक को रोक कर, क्योंकि उन्हें पता था कोई इमरजेंसी है तभी मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे लैंड करने के लिए बोला एंड मैंने सेफली लैंड किया। अच्छा, तो उसमें जैसे हम सड़क पे चलते हैं उसमें ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है, ग्रीन सिग्नल मतलब क्लियर है, अब Yes. आप जा सकते हैं। ऐसे ही एयरवेज में भी होता है कि ग्रीन सिग्नल इनको मिला तो मतलब लाइन क्लियर है, आप इमरजेंसी लैंडिंग भी कर सकते हैं, राइट ना। बट वो स्टेडी ग्रीन, देयर इज डिफरेंट, फ्लैशिंग ग्रीन एंड स्टेडी ग्रीन। अच्छा, तो ये क्या डिफरेंस, दोनों में क्या है डिफरेंस? स्टेडी कि आप बस देख रहे हो कि ग्रीन लाइट है, और फ्लैशिंग वैसे फ्लैश करेगी, ग्रीन फिर बंद, ग्रीन फिर बंद, ऐसे। तो उसका क्या मतलब होता है, ग्रीन बंद मतलब हम उतरे या ना उतरे, क्या करें, ऊपर में ही रहे? नहीं, उसका मतलब होता है कि आप ट्रैफिक पैटर्न जॉइन करने के लिए अलाउड हो। एक्चुअली वो एक एविएशन टर्म आ गई है। अच्छा, तो इस हिसाब से आपने पूरा मतलब फुल ट्रेंड है कि अब ले लिए, अब हमने लाइसेंस भी कर लिया, अब हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब एक सवाल आता है, आगे कुछ पूछने से पहले बताइए कि आपको डर नहीं लगता? सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर हम उड़ान भर रहे हैं तो दिल में डर होता है कि नहीं? सही लगता है? बताओ तो मुझे कभी डर नहीं था फ्लाइंग से, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। आप कुछ करना चाहते हो तो आप उससे डर नहीं सकते हो। तो जब मैं गई थी मुझे डर नहीं था, पर हाँ सच बताऊँ तो मेरी सोलो फ्लाइट जब मैंने अकेले प्लेन उड़ाया था बिना इंस्ट्रक्टर के, उस वक्त मुझे डर लगा था। बट उस वक्त भी एक्चुअली क्योंकि आप सोलो में किसी को साथ नहीं लेके जा सकते, वो आपकी अकेली फ्लाइट है, तो मैं कृष्ण जी को साथ लेकर गई थी। अच्छा, ताकि मेरे को डर ना लगे और मेरे को लगे कोई मेरे साथ बैठा हुआ है। अच्छा, तो कृष्ण जी पे मतलब डर के लिए है ना, बिल्कुल। कोई तो एक तरीका निकला। मैं हमेशा जब भी अकेले जाती हूँ, मैं हमेशा कृष्ण जी को साथ लेकर जाती हूँ, ताकि मुझे कभी ऐसा ना लगे कि मैं अकेली हूँ। अच्छा, तो अब मम्मी का तो सहयोग पता चल गया, पापा का सहयोग कुछ है? बिल्कुल। कुछ मतलब पूरा तो है ही, लेकिन आपने बताया नहीं, बाद में फिर आपको पापा से थोड़ा कम प्यार मिले, मम्मी से मिले, इसलिए आप दोनों बता दीजिए कि पापा से कितना मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे अब्रॉड भेजने के लिए वो रेडी हुए, जो कि आजकल एक्चुअली डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैं अभी छोटी भी थी तब उस टाइम पर भी और अभी भी है। तो उन्होंने मुझे भेजा, वो बहुत बड़ी बात है।
इवन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो नहीं भेजेंगे मुझे इतनी दूर, वो बोलेंगे इंडिया में ही कर लो। बट इंडिया में ये होता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड, तो इसलिए मैं ये चाहती थी कि मैं अब्रॉड जाकर ही करूँ। बट उन्होंने भी मेरे को बिल्कुल मना नहीं किया, जब उन्हें पता चला कि मैं सच में वो चीज़ करना चाहती हूँ, सच में मतलब मेरे में लगन है उस चीज़ को करने की, तो उन्होंने भी बिल्कुल मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने सपोर्ट किया कि मैं जाऊँ वहाँ पर। तो जब पहले आप जब जा रहे थे बनने तब, और जब बन कर आए तब, जब आपको लाइसेंस मिल गया तब, इस दोनों टाइम में पेरेंट्स जो हैं, दादाजी आपके और दादी हैं, तो और मम्मी पापा का, इन सब का रिएक्शन कैसा रहा? पहले तो आप भेज रहे हैं कि चलो यार हम जा रही है बेटी हमारे, मतलब मेहनत करेंगी, अब रिकॉर्ड बनाना ना बनाना ये बाद की बात चलेगा, लेकिन पहले पहले उसके बाद कैसा लगा आपको? खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन मेरे लिए डबल खुशी दादा थी। का पहले क्या रिएक्शन था कि आते ही हाँ मेरी पोती का बन गया? एक्चुअली जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे पता चला कि मेरे दादू अब नहीं रहे, अच्छा। तो इसलिए मतलब जब मैं वापस आई तो मैं दादू से तो नहीं मिल पाई, बट मुझे पता है कि वो भी मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे होंगे। सॉरी। और मम्मी का, मम्मी वहीं थी? कहाँ? अमेरिका जब आप गए थे यूएस, तो मम्मी वहीं थे आपके साथ ट्रेनिंग पे? मैं अकेली थी यूएस में। जब मैं इंडिया वापस आई तो मम्मा पापा और दादी और मेरा बड़ा भाई सब बहुत खुश थे। इवन मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, तो बहुत बड़ी। तो कौन कौन है फैमिली में? मेरे बुआ, मेरे 2 बुआ, फूफू, देन मेरे मामू मामी नानी। तो अभी तो मामा भी आए हैं हाँ जी। और मम्मी पापा भी आए हैं। तो और जो ट्रेनिंग लिए उनमें कोच का कितना सहयोग है? कौन से कोच ज़्यादा आपको लगा कि यार ये ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बता रहे हैं, और अगर मैं कहीं जाऊंगी मुझसे कोई पूछेगा तो मैं सिर्फ इस कोच का नाम लूँगी? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कैप्टन एडी मानिक सर, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया, स्काईलाइन एविएशन क्लब मुंबई। उन्होंने मुझे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अलग सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मुझे पढ़ाया, सिर्फ उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कैसे करना है, ये कैसे क्लियर करना है एग्ज़ाम, नहीं। मेरे को ऐसा लगता है उन्होंने मुझे एज़ अ पर्सन भी बहुत अच्छी वैल्यू सिखाई है। जैसे उन्होंने मुझे सिखाया हार्ड वर्क करना, डिटर्मिनेशन करना। उन्होंने मुझे बोला कि ड्रीम ऐसे मैजिक से ट्रू नहीं हो सकते, आपको उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए हार्ड वर्क करनी पड़ती है, उसके लिए डिटर्मिनेशन करनी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई। इवन जो कॉन्फिडेंस अभी मेरे में है, जो भी मतलब करेज मेरे में है, वो सब मुझे उन्हीं से मिला है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। और अगर यूएस में मैं देखूँ तो मेरे वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स थे, क्योंकि वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स चेंज होते रहते हैं। बट जो 2 इंस्ट्रक्टर्स थे जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, वो थे वो वहाँ के थे, केविन एंड ताके। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मेरा टारगेट है कि मुझे मेरे बर्थडे पर ही लाइसेंस चाहिए, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था उनके लिए भी, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। बट उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान दिया। जो भी गलतियाँ मैं कर रही थी, उन्होंने 2-2 फ्लाइट्स ली मेरे दिन में, बट मैं अपने बर्थडे पर लाइसेंस लेने में काबिल हुई। अच्छा, लेकिन आखिरकार मिल तो गया। जो मेहनत था उसे आपने सफलता में किया। अब आगे का क्या प्लान है? आगे अभी मैं इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट कराऊंगी अपना यूएस लाइसेंस। ठीक है। एंड उसके इससे बाद बेनिफिट क्या होगा ये भी साथ साथ बताते चलिए, ताकि जो देख रहे हैं उन्हें ये भी समझ में आए, जो भी टर्म होगा उसे सोचने में कोई दिक्कत ना हो और समझने में कि वो फिर बाहर जाके बाद में के सर्च करें यार ये टर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है तो वो बताते चलिए कि इसका मतलब कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा। एक्चुअली अगर आप यूएस लाइसेंस से इंडियन लाइसेंस कन्वर्ट करवाओगे तभी आप एयरलाइन में जॉब ले पाओगे, क्योंकि इंडिया में एयरलाइन में जॉब लेने के लिए आपको इंडियन लाइसेंस चाहिए। और मुझे इंडिया में जॉब चाहिए, तो इसलिए अब मैं अपना यूएस लाइसेंस से इंडियन लाइसेंस कन्वर्ट करवाऊंगी। ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली आई लुक फॉरवर्ड टू अ गुड जॉब इन एन एयरलाइन। अच्छा, और जो नए यूथ हैं उनके लिए कौन कौन से एकदम फोकस टिप्स, जो ये टिप्स फॉलो करेंगे तो वो ना पायलट में बल्कि अदर फील्ड में भी अगर चाहें वो तो सक्सेस पा सकते हैं, एकदम जो अभी तक आपके दिमाग में आया कि यार मैंने ऐसे ऐसे किया तो मैं यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन अगर इसके अलावा भी ये फॉलो करते हैं स्टेप्स तो आज के जो यूथ हैं, जो आपसे छोटे हैं, हो सकता है आपसे बड़े भी हैं, जो सीखना चाह रहे हो अभी कमर्शियल में जाएंगे, तो उनके लिए कौन सा ऐसा फोकस रहेगा जो वो करेंगे और सफल होंगे सक्सेस? मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आप अपना गोल डिसाइड करो,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है अपनी लाइफ में आगे। उन्हें बस ऐसा है कि अभी इंजॉय करने का टाइम है तो आप इंजॉय करो। और मैं ये बोलूँगी कि हार्ड वर्क और इंजॉय आप दोनों साथ में कर सकते हो, क्योंकि जब मैं यूएस में थी जितना मैंने हार्ड वर्क करा है मैंने आई थिंक उससे कम बट इंजॉय भी करा है। ऐसा नहीं है कि मैं 18 आवर्स पढ़ती रहती थी। मैंने चाहे फ्लाइंग बहुत ज़्यादा करी है, बहुत एक दिन में बहुत ज़्यादा घंटे करे हैं, बट स्टिल जब भी कोई भी अचीवमेंट होती थी वहाँ पे भी रिटन एग्ज़ाम्स होते थे, वो क्लियर करके फिर भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ सोच के कुछ करके आप मतलब कि आप इंजॉय नहीं कर सकते आगे। हाँ, कि हमने फोकस कर लिया अपना गोल तो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम क्या करें, डांस नहीं कर सकते। जबकि ये एक डांसर भी हैं, डांस भी करती हैं, स्टेट लेवल की चैंपियन रही हैं, अपने आप में अवार्ड जीती हैं। तो सिर्फ डांस रहा है या गाना वाना भी रहा है? डांस तो अभी हम बोल नहीं सकते करने के लिए, लेकिन गाना तो बोल सकते हैं। गाना वाना तो होगा, क्योंकि आप अगर कृष्ण भगवान को लेके गए हैं तो आपको भक्ति भी पता होगा कि हमें कुछ गाना है भक्ति में, या फिर इसके अलावा भी कोई बॉलीवुड सॉन्ग्स, कौन सा सॉन्ग्स ज़्यादा, बॉलीवुड या हिमाचल की, या फिर रीजनल, या फिर हॉलीवुड, आपने कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? वैसे मेरे को बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद है। एंड अगर हम म्यूज़िक की बात करो तो मेरे पास प्रभाकर की डिग्री है। अच्छा। हारमोनियम में मेरे पास प्रभाकर की डिग्री है। मैंने 6 इयर्स म्यूज़िक में पार्ट लिया हुआ है। हाँ। तो म्यूज़िक में भी मैं हूँ। अच्छा, म्यूजिक भी है तो गाना में तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा ये तो। नहीं, बट एक्चुअली मैं गाना गाती हूँ सिर्फ हारमोनियम के साथ, ऐसे मतलब तालमेल नहीं बैठता है। ऐसा नहीं बैठेगा, कुछ भी नहीं, गुनगुना भी नहीं सकते। नहीं। कैसे उसको लगा एक छोटे से गांव परवाणु से निकलकर हिमाचल के छोटा सा गांव है, और वहां से उन्होंने मुंबई, फिर यूएस, फिर वहां से अभी आई है कमर्शियल पायलट बनकर? बहुत मुश्किल रहा इसको भेजना, क्योंकि ये कभी बाहर अकेले रही नहीं थी, सारी इसने स्टडीज़ अपनी परवाणु में ही की हैं। तो मुश्किल था बहुत भेजना। पहले मुंबई भेजा, वहाँ अकेली रही, फिर उसके बाद यूएस इतनी दूर गई, वहाँ पर भी अकेले, तो था बहुत मुश्किल। लेकिन ये था कि इसका सपना था तो पूरा करना था, तो फिर उसके लिए बस सोचा कि चलो ठीक है, उसका मन है करने का, तो इसलिए वैसे मैंने उसे सपोर्ट किया करती थी। बचपन से ही मैं उसे सपोर्ट तो करती थी हर चीज़ में, जो जो वो सीखना चाहती थी। तो जी, ये इसका सपना था तो वो उसके लिए भी सपोर्ट किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो पापा को बताएंगे हाँ वो जी। चीज़ आपको भी शेयर करेंगे? हाँ जी। 50-50। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं था, जो चीज़ मुझे पता होती थी वो इसके पापा को भी पता होती थी सब। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मेरे को बताती हो पापा को नहीं बताती हो, या पापा को बताती हो मेरे को नहीं बताती। अब साक्षी कमर्शियल पायलट। हाँ जी। और उसमें भी रिकॉर्ड, सर 18 साल के, इंडिया में सबसे कम एज के, क्योंकि 19 साल के मैत्री पटेल थी, अब ये 18 की हैं। इंडिया से बाहर का भी है रिकॉर्ड, लेकिन इंडिया में पहली हैं जो साक्षी कोचर। अब पायलट बन गई, अब कैसा लग रहा है आपका? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारा नाम रोशन किया इसने। और बस, और क्या, भगवान इसका हमेशा साथ दे। चलिए, भगवान की दुआएं रहती है सब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इनके पापा से भी बात कर लेते हैं कि साक्षी के पीछे पिता का छुपा हुआ मेहनत कितना काम आया और कितना रंग लाया। हाँ, जितना लगता है कि आसानी से गए हमने कमर्शियल पायलट क्या किया और वापस आ गए, वो इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली टेंशन भी बहुत। क्या मतलब एक दो जो हो लोग मेंटली प्रिपेयर हो सके, आपसे ही सीख के जो सामने वाले होंगे वो सोचेंगे, उनके अंदर शक्ति आएगी, शक्ति पावर आएगा, अपने आप में मोटिवेशन मिलेगा कि यार हम कैसे अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपने एक ऐसे बच्चे के पिता हैं जिसने रिकॉर्ड बनाया 18 साल की एज में, तो आप जो कहेंगे वो एक पिता को जरूर असर पड़ेगा, एक पेरेंट्स को असर पड़ेगा, बच्चे को भी असर होगा कि मेरे फैमिली ने ऐसे किया। तो कैसे मैनेज हुआ ये सब, कैसे किया? बेसिकली सबसे पहला सपना तो इसी ने देखा जिसको हमने पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई, क्योंकि इसका शुरू से ही मन था कि भी मैंने पायलट बनना है। और 10th में थी जब से ये इसने मतलब दिन रात ये एक कहते हैं राग गाना शुरू कर दिया कि मुझे पायलट ही बनना है।
तो हमारे माइंड में कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिला हमें। पहली बार आई होगी कि हमें पायलट बनना, तो आपको कैसा लगा यार पायलट ही क्यों बनना? हाँ, वो नहीं, पायलट ही क्यों बनना नहीं, लेकिन ऐसा था कि भाई बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये क्योंकि एक रिस्की फील्ड है तो उसके लिए एक माइंडसेट को तैयार करना कि भाई ये कैसे होगा। तो लेकिन क्योंकि इसका डिटर्मिनेशन था, ये बहुत अपने आप में दृढ़ थी कि नहीं मुझे पायलट ही बनना है, तो उसके लिए फिर मैंने भी अपने माइंड को तैयार किया। इसकी मदर तो थी इसके साथ सपोर्ट, तो उसको लगता था कि पापा कुछ करते नहीं है, लेकिन ना इतना आसान नहीं था अपने माइंड को सेट करना कि हम इस फील्ड में इसको तैयार कर सकेंगे। लेकिन जब इसकी डिटर्मिनेशन देखी कि नहीं मुझे करना ही है, तो अपने माइंड को उसी हिसाब से प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद एक हर्डल नज़र आ रहा था कि शायद ग्रैंड पेरेंट्स इसकी ट्रेनिंग के लिए पहले बॉम्बे फिर उसके बाद यूएस शायद ना भेजें, क्योंकि बहुत छोटे टाउन से हैं हम, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होने की चांसेस थे। फिर मैंने फादर से बात की, मदर से बात की, तो दोनों ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं वी आर देयर, जहाँ भी भेजना चाहो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब उन्होंने सपोर्ट किया और जब उन्होंने येस की, तो आई वॉज स्ट्रॉन्ग कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन सेंड हर टू यूएस। तो फिर मैंने इसीलिए फिर पूरी प्रिपरेशन करके, और उसके पीछे काफ़ी वर्किंग थी जो की, और फिर उसके बाद यूएस भेजा। कि बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं न्यूज़ में इंटरव्यू दे रहा हूँ अपनी सिस्टर का कि वो यंगेस्ट पायलट बनी है इंडिया की। ये मतलब कभी मतलब बिलीव नहीं हो, मतलब साक्षी पे शुरू से ये था कि वो कुछ करेगी, लेकिन अब यहाँ बैठ के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि वी आर ऑल वेरी प्राउड। सच्चाई सपनों को साकार होते हुए देख पाना इतना मुश्किल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उस सपनों को देखकर उससे लड़ना। जैसे होता है ना कि अरमान आंखों में हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जितनी मेहनत लगती है उससे कहीं ज़्यादा उससे पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि आप उस मेहनत से कैसे लड़ेंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, और उस रास्ते में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी। आप भी अगर पायलट बनना चाहते हैं तो आपको मैंने हर एक पॉइंट समझाया। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि साक्षी जैसे जो भी युवा होंगे, साक्षी भी आपको भी हेल्प कर सकती है अगर आप कमर्शियल पायलट बने या किसी में भी पायलट बनना चाहें तो, क्योंकि साक्षी का जो ख्वाब था वो आज पूरा हुआ, और साक्षी जैसे युवाओं के लिए एक बेहतरीन जो सपना था वो साकार होकर दुनिया को दिख रहा है, जो एक दूसरे के लिए कह सकते हैं कि उसे लोग सोचेंगे, सीखेंगे, और उसे देखकर अपने अंदर प्रेरणा, मोटिवेट होंगे कि वो अब कर सकते हैं आसानी से। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साक्षी कोचर ही इंडिया की कमर्शियल पायलट में नंबर 1 सबसे कम उम्र की रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।